नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और मैं आज आप लोगों को सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, टेट, सीटेट, यूपी, स्टेट के जितने भी स्टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम हैं या फिर जितने भी सेंट्रल लेवल के जितने एग्ज़ाम हैं, सभी में सामान्य विज्ञान पूछी जाती है। तो आप लोगों को हम ले चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें वीटा का मतलब है लाइफ और एमीन का मतलब है जीवन के लिए आवश्यक। तो इसका मतलब हुआ विटामिन जो हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। हमारे शरीर को इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले विटामिन का पता एजिक मैन ने लगाया था। सबसे पहले विटामिन के बारे में पता एजिक मैन ने लगाया था। एजिक मैन ने 1886 में लोगों को बेरी रोग से मरते हुए देखा। एजिक मैन इसका पता लगाने में जुट गए और विभिन्न तत्वों के अध्ययन के बाद बेरी रोग का जो कारण है वो भोजन में भोज्य पदार्थों की कमी है। कमी के कारण मर रहे हैं लेकिन ये अपनी खोज को पूरा नहीं कर पाए। इनकी खोज अपूर्ण थी। ना तो ये विटामिन का महत्व बता पाए और ना ही विटामिन के स्रोत का पता लगा पाए, इसलिए इनकी खोज अधूरी रह गई। तो विटामिन की खोज लूनिन ने 1881 में, विटामिन की खोज लूनिन ने 1881 में तथा होपकिंस ने 1912 में की। और विटामिन का पता फंक ने लगाया और विटामिन को फंक ने परिभाषित भी किया। विटामिन का पता फंक ने लगाया और विटामिन को परिभाषित किया। विटामिन जो होती हैं, विटामिन को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी होती हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं ए, डी, ई और के। तो जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। अगला देखते हैं दोस्तों, जो विटामिन के वैज्ञानिक नाम हैं उनकी हम यहाँ पे एक ट्रिक लाए हैं। आप बहुत ही आसानी से इस ट्रिक से सारे विटामिन के वैज्ञानिक नाम आप याद कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो ये ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी। रथ पर एक टॉफ़ी। तो रथ पर एक टॉफ़ी से कैसे याद कर सकते हैं? जैसे इसको मान लीजिए विटामिन ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, ई और के का है। तो रा से हो जाएगा रेटिनाल, था से हो जाएगा विटामिन बी का थायमीन, और पर को छोड़ दीजिए आप। ए से हो जाएगा विटामिन सी का एस्कर्बिक, और का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल डी का, और ई का हो जाएगा टा से टोकोफेरॉल, और लास्ट विटामिन के बचा, विटामिन के का हो जाएगा फाइलोक्विनोन हो जाएगा। तो ये आप बहुत ही आसानी से इस सिंपल सी ट्रिक से सारी विटामिन के वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, विटामिन ए। अब विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनाल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनाल होता है। और विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, और पपीता, आलू, मछली, अंडा और यकृत तेल। यकृत का तेल मतलब जो मछली का तेल होता है उसे यकृत का तेल कहते हैं। तो ये विटामिन के स्रोत हैं। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आइए अगला देखते हैं, विटामिन बी। तो विटामिन बी जो है, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमीन, और विटामिन बी का जो स्रोत है वो गेहूं, अंडे, मछली, ये सब विटामिन बी के स्रोत। विटामिन बी के अब तक कुल 18 घटकों की खोज की जा चुकी है। विटामिन बी के कितने घटकों की खोज की जा चुकी है अब तक? तो विटामिन बी के अब तक 18 घटकों की खोज की जा चुकी है। और विटामिन बी को सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सम्मिलित रूप से मतलब B1, B2, B3 सब को सम्मिलित रूप से बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसके कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। जो विटामिन B1 है, वैज्ञानिक नाम इसका
थायमीन है, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। और इसके जो स्रोत हैं चावल, गेहूं, अंडे और मछली इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला देखते हैं, अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन और इस विटामिन B2 से किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B से कौन सा रोग हो जाता है? तो किलोसिस रोग हो जाता है। और विटामिन B2 के स्रोत हैं अंडे और हरी सब्जियां। विटामिन B3 जो है उसका वैज्ञानिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B3 जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन निर्माण में सहायक होती है। अगला देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन B5 का जो वैज्ञानिक नाम है वो नियासिन या निकोटीनिक अम्ल कहते हैं इसको। विटामिन B5 के स्रोत क्या हैं? मशरूम, वृक्क, लीवर, नट्स और मटर इसके स्रोत हैं। विटामिन B5 की कमी से थकान, नींद की कमी, तनाव, पेट में दर्द, श्वास संबंधी संक्रमण हो जाते हैं। और विटामिन B6 देखते हैं। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B6 के स्रोत जो हैं वो सुअर का मांस, अंडे, पोल्ट्री में जो होते हैं जैसे मुर्गियां और तीतर, ये सब पोल्ट्री वाले, ब्रेड, ये सब विटामिन B6 के स्रोत हैं। सोयाबीन, लीवर, ये सब विटामिन B6 के स्रोत हैं। विटामिन B6 से एनीमिया मतलब रक्ताल्पता और चर्म रोग हो जाता है। और अगला देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 जो है उसको BH भी कहते हैं या बायोटीन। BH, विटामिन B7 को BH भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि BH कौन सी विटामिन को कहा जाता है? तो B7 को BH कहा जाता है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? सब्जी, जो सब्जी सीजन वाली जो सब्जी होती हैं वो, अंकुरित फल और गेहूं इसके स्रोत हैं। चॉकलेट, अंडे, मूंगफली, मांस, ये सब इसके स्रोत हैं। इससे त्वचा संबंधी रोग विटामिन B7 की कमी से और बालों का झड़ना होता है। अगला देखते हैं विटामिन B12। B12 का वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन। B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन इसका वैज्ञानिक नाम है। और कोबालामिन का क्या मतलब है? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। प्रकृति का यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसके स्रोत हैं मांस, मछली, कलेजी, अंडे, दूध और पनीर। इसकी कमी से रोग क्या हो जाता है? इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन C देखते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दें, अगर आप UPSI, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे यूपी जीके का वीडियो यूपी स्पेशल के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके एक बार देख लें। और साइंस का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर भी क्लिक करके एक बार ज़रूर देख लें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए विटामिन C देखते हैं। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कर्बिक अम्ल विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है। और विटामिन C जो है, विटामिन C घावों को शीघ्र भरने के लिए, हृदय की धड़कन सामान्य रखने के लिए, उष्मा और प्रकाश से यह नष्ट हो जाती है। विटामिन C जो है उष्मा और प्रकाश से नष्ट हो जाती है और क्या करती है? घावों को शीघ्र भर देती है, हृदय की धड़कन को यह सामान्य रखती है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? इसके स्रोत हैं आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद और हरी मिर्च। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, लगभग जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो विटामिन C का स्रोत होती हैं। और आंवला, टमाटर, संतरा, नींबू, अमरूद और हरी मिर्च विटामिन C का स्रोत है। रोग, एनीमिया, जनन क्षमता और मसूड़ों में खून आना, विटामिन C की कमी से मसूड़ों में जो खून आता है वो विटामिन C की कमी से ही आता है। जनन क्षमता की जो कमजोरी होती है और एनीमिया रोग विटामिन C से हो जाता है। अगला देखते हैं विटामिन D।
विटामिन डी जो है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम अगर पूछे तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन डी के स्रोत हैं मक्खन, जिगर, यकृत जिसे कहते हैं, और मछली का तेल। मछली का तेल जो मतलब, मछली का तेल मतलब काहे का तेल? मछली का तेल जो होता है यकृत तेल, यकृत तेल, और सूर्य का प्रकाश। एक चीज़ और, विटामिन डी जो होती है उसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से यह मिलती है। और इससे रोग कौन कौन से हो जाते हैं? तो विटामिन डी से रोग, बच्चों में जो सूखा रोग हो जाता है, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। और वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। यह जो विटामिन है यह हड्डियों तथा दांतों के लिए आवश्यक होती है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगला देखते हैं, अगला है विटामिन ई। विटामिन ई जो है दोस्तों, विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये, इसको क्या कहते हैं? इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन, जी हाँ, ब्यूटी विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सुंदरता की विटामिन है। यह जो है ब्यूटी विटामिन त्वचा की जो दाग झुर्रियाँ होती हैं उसको यह हटाती है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसके स्रोत हैं गेहूँ, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, वनस्पति तेल और सूखे मेवे। सूखे मेवे जैसे अखरोट, बादाम, ये सूखे मेवे इसके स्रोत हैं। और इससे बांझपन और गर्भपात इससे हो जाता है, इसकी कमी से बांझपन और गर्भपात हो जाता है। अगला देखते हैं, अगला है विटामिन के। आज का लास्ट है विटामिन के। विटामिन के जो है उसका वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन, या फिर इसको फ्लेविनोक्विनोन भी कहते हैं विटामिन के को। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? पालक, धनिया, मूली, लीवर, गाजर और हरी सब्जी इसके स्रोत हैं विटामिन के। और इसकी कमी से रोग क्या क्या हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। अगर घाव हो जाए शरीर में, तो अगर रक्त का थक्का ना जमे तो इसका मतलब क्या हुआ कि विटामिन के की कमी हो गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। गाजर का ऑरेंज कलर जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण या एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ये टमाटर देख रहे हैं, इसका लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ये ऑरेंज कलर की गाजर देख रहे हैं, ये कैरोटीन के कारण होती है। ये लाल रंग की गाजर जो है ये एंथ्रोसिन या लाइकोपीन के कारण लाल होती है। पीली गाजर है, पीली गाजर जो होती है वो ल्यूटिन के कारण पीली होती है। तो गाजर का पीला रंग जो होता है वो ल्यूटिन के कारण पीला होता है। गाजर का बैंगनी रंग, गाजर का बैंगनी रंग जो होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। एंथ्रोसाइनिन के कारण गाजर का बैंगनी रंग होता है। अगला है करेले में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो करेले में कड़वाहट होती है मेमोडिसिंस के कारण। मेमोडिसिंस के कारण करेले में कड़वाहट होती है। मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है। और अगला देखते हैं, मिर्च का तीखापन। मिर्च का तीखापन जो होता है कैप्साइसिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। और खीरे की कड़वाहट जो होती है वो खीरे में कड़वाहट होती है कुकुरबिटेसी के कारण। अगर पूछे खीरे में कड़वाहट किस कारण होती है तो खीरे में कुकुरबिटेसी के कारण कड़वाहट होती है। ये खीरा है, अगर खीरे में कड़वाहट हुई तो वो कुकुरबिटेसी के कारण, आप जान जाइए कि कुकुरबिटेसी के कारण इसमें कड़वाहट होती है। और करेले में कड़वाहट किस कारण होती है? करेले में कड़वाहट होती है मेमोडिसिंस के कारण। दूध में जो दूध का सफ़ेद रंग होता है, दूध का सफ़ेद रंग होता है कैसीन के कारण। कैसीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। और गाय का कभी कभी दूध पीला होता है, गाय का दूध पीला होता है लैक्टोज और बीटा कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है।
अगला देखते हैं, पपीते का पीला रंग। पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीते का पीला रंग होता है कैरिक्सेंथिन के कारण। पपीते का पीला रंग होता है कैरिक्सेंथिन के कारण होता है। आलू का हरा रंग किस कारण होता है? आलू जो हरा होता है, तो हरा आलू किस कारण होता है? सोलनिन के कारण। आलू हरा जो होता है वो सोलनिन के कारण हरा होता है। और आंवले की कड़वाहट किस कारण होती है? आंवले में कड़वाहट होती है ट्रेनिन के कारण आंवले में कड़वाहट होती है। ये रहा हरा आलू, सोलनिन के कारण आलू हरा होता है। जब आलू पकता नहीं है तो आलू का रंग ज़्यादा हरा होता है, वो सोलनिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग जो होता है करक्यूमिन के कारण होता है। करक्यूमिन के कारण हल्दी पीली होती है। और मूली में तीखापन किस कारण होता है? तो मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। ये मूली है, इसमें आइसो होता है। और ये आप हल्दी देख रहे हैं चित्र में, ये करक्यूमिन के कारण हल्दी पीली होती है। और प्याज की लालिमा एंथ्रोसाइनिन के कारण होती है। प्याज में जो हल्का लालपन होता है वो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और प्याज का जो पीलापन होता है, प्याज जब बीच से काटते हैं तो उसमें हल्का पीलापन होता है, क्वेक्ट्रिन के कारण प्याज में पीलापन होता है। किस कारण? तो क्वेक्ट्रिन के कारण प्याज में पीलापन होता है। तेल के बीज का पीला रंग, अगर हम कभी कोई भी तेल लाते हैं जिसके बीज से, कोई भी तेल जो बीज से निकाला जाता है वो पीले रंग का होता है। तो किस कारण? एलिल आइसोथियोसाइनेट। और जो नारियल का तेल होता है वो बीज से नहीं निकाला जाता है, इसलिए वो सफ़ेद रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, खेसारी दाल में जहर। खेसारी दाल में जहर किस कारण होता है? न्यूरोक्सिन के कारण। खेसारी दाल में जहर होता है न्यूरोक्सिन के कारण। अगला क्वेश्चन, लाल रंग का सेब। सेब जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या है? तो सेब के लाल रंग का कारण है एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन के कारण सेब लाल रंग का होता है। बैंगन में बैंगनी रंग किस कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण बैंगनी रंग भी बैंगन में होता है। सहतूत का बैंगनी रंग किस कारण होता है? तो सहतूत का बैंगनी रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण सहतूत का बैंगनी रंग भी होता है। जामुन में बैंगनी रंग किस कारण होता है? तो जामुन में भी बैंगनी रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। ये आप चित्र में सहतूत देख रहे हैं, जब ये पक जाता है तो बैंगनी रंग का हो जाता है, और जब नहीं पकता है तो हरे रंग का होता है। तो सहतूत में बैंगनी रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन, जामुन में बैंगनी रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन, और बैंगन में बैंगनी रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन, और सेब में जो लाल रंग होता है उसका कारण एंथ्रोसाइनिन होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के विकिरण की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो सूर्य के विकिरण की तीव्रता एक्टिनोमीटर से मापी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के विकिरण की तीव्रता एक्टिनोमीटर से मापी जाती है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहिए की गति का मापन किससे होता है? पहिए की गति का मापन ओडोमीटर से होता है। पहिए की गति का मापन ओडोमीटर से होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर पहिए की गति का मापन ओडोमीटर से होता है तो मोनोमीटर से गैस के दाब का मापन किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष की वायु का मापन यंत्र क्या है? तो वृक्ष की वायु का मापन यंत्र जो है वो किस्कोग्राफ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अमीटर जो है वो अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, झूठ का पता कैसे लगाया जाता है? तो झूठ का पता जो होता है वो पॉलीग्राफ से लगाया जाता है। तो झूठ का पता पॉलीग्राफ से लगाया जाता है। तो हाइड्रोमीटर से क्या होता है? हाइड्रोमीटर से जल घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से जल घनत्व मापा जाता है और पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलयान में समय की जांच किससे की जाती है? तो जलयान में समय की जांच क्रोनोमीटर से की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जलयान में समय की जांच क्रोनोमीटर से की जाती है तो टैकोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। टैकोमीटर से वायु की गति मापी जाती है।
तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रव की गति का मापन किससे किया जाता है? तो द्रव की गति का मापन वेंचुरी मीटर से किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर द्रव की गति का मापन वेंचुरी मीटर से किया जाता है तो हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है? हाइग्रोमीटर से आपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य का तापमान या उच्च ताप किससे मापा जाता है? तो जो सूर्य का तापमान होता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का तापमान हो या बहुत अधिक उच्च तापमान हो तो उसको पायरोमीटर से मापा जाता है। और फिर क्रायोमीटर से क्या होता है? क्रायोमीटर से निम्न तापमान मापा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बादलों की गति किससे मापी जाती है? तो बादलों की गति जो होती है नेफोस्कोप से मापी जाती है। बादलों की गति नेफोस्कोप से मापी जाती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर बादलों की गति नेफोस्कोप से मापी जाती है तो रेन गेज से क्या मापा जाता है? रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर नेफो होगा, नेफो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। एक बात और दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल की तैयारी करते हैं तो यूपी जीके का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपी स्पेशल के नाम से, और साइंस का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर देखें। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की श्यानता किससे मापी जाती है? तो द्रव की श्यानता विस्कोमीटर से मापी जाती है। द्रव की श्यानता विस्कोमीटर से मापी जाती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर द्रव की श्यानता विस्कोमीटर से मापी जाती है तो गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से विद्युत विभवांतर मापा जाता है। 1, 2 और 3 इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। जैविक खाद डालने से मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है और मिट्टी भुरभुरी भी हो जाती है और इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरीफ की फसलें ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है? इसमें बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका केवल 2 सही हो जाएगा, क्योंकि रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं। रबी मतलब जैसे कि गेहूं हो गया, इस टाइप की जो फसलें होती हैं वो शीत ऋतु में, और जो खरीफ की फसलें हैं वो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, जून से सितंबर तक बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो कॉड लीवर तेल जो है वो मछली से प्राप्त किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैले कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन सा सही है ये बताना है। तो केवल 1 और 2 सही है, ये 1 और 2, या केवल 2 और 3 सही है, 2 और 3, या केवल 1, 2, 3 सही है, इसमें बताना है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता वैश्विक उष्णन का कारण होती है और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकांश ईंधन के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसकी अधिक मात्रा संभवतः वैश्विक उष्णन का कारण बनती है।
कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस होती है। और ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि दमघोटू गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श ईंधन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और वाहन योग्य होता है। तो ये तो सही है। यह ऐसी गैस अनावश्यक नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा जलन ताप अधिक होता है। तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा। आदर्श ईंधन जो होता है उसका ऊष्मीय मान अधिक तथा ज्वलन ताप निम्न होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनोन्मूलन से होने वाले प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पृथ्वी पर तापमान के स्तर में वृद्धि होती है, भौमी जलस्तर नीचे चला जाता है, मृदा के गुण प्रभावी रहते हैं, मृदा की जलधारा धारा क्षमता घटती है, मृदा के गुण अप्रभावी रहते हैं। यहाँ पर अप्रभावी होगा, तो मृदा के गुण अप्रभावी रहते हैं, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनोन्मूलन से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में कमी आती है, जिसके कारण वैश्विक तापन होता है। अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल की तैयारी करते हैं तो यूपी जीके का वीडियो यूपी स्पेशल के नाम से और साइंस का वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन्हें एक बार देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ताप का एसआई मात्रक कौन सा है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है? तो किसी का जब कोई ठोस पदार्थ जैसे कपूर द्रव अवस्था में बिना परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको ऊर्ध्वपतन कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो ऑक्सीडेशन किसी पदार्थ का तब होता है जब उस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का निकलना होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना होता है तो ऐसे पदार्थ को रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। 10 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नियंत्रित संलयन पर, अनियंत्रित संलयन पर, नियंत्रित विखंडन पर या अनियंत्रित विखंडन पर। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो यूरेनियम तथा प्लूटोनियम के अनियंत्रित संलयन पर आधारित होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एकाग्रता ढाल के खिलाफ सेल की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में एकाग्रता ढाल के खिलाफ सेल की आवाजाही को सक्रिय ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण मानव की शरीर की वृद्धि जो होती है वो धीमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, दूध प्रोटीन निम्न एंजाइम में से किसके द्वारा पचाया जाता है? तो दूध प्रोटीन रेनिन एंजाइम के द्वारा पचाया जाता है। दूध में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है।
भैंस के दूध की औसत वसा सामग्री क्या है? तो भैंस के दूध में जो औसत वसा होती है वो 7.2% वसा होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध में जो सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन की उपस्थिति के कारण सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फ़ा केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है? अल्फ़ा केराटिन त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फ़ा केराटिन जो होता है वो त्वचा में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, म्यूटेशन के अध्ययन के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त है? म्यूटेशन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त हैप्लोइटिस है। हैप्लोइड्स जो है वो म्यूटेशन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है। अलसी किसका एक समृद्ध स्रोत है? अलसी जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड का समृद्ध स्रोत है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? इस क्वेश्चन में इनमें से प्रोटीन पूछा है, कौन सा नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोटीन नहीं है, बाकी कैरेटिन, फिब्रोइन, कोलेजन ये प्रोटीन है, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है। अगला क्वेश्चन, दाल किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दाल जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन स्रावित के लिए थायराइड ग्लैंड को उद्दीप्त करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। TSH हार्मोन जो है थायरॉक्सिन स्रावित के लिए थायराइड ग्लैंड को उद्दीप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का उत्पादन लीवर में होता है। शरीर के लीवर में पित्त का उत्पादन होता है जिससे भोजन आसानी से पच जाता है, पित्त रस निकलता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा मानव शरीर का ऐसा अंग है जो निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। आपकी स्क्रीन पर मस्तिष्क का चित्र दिख रहा है, इसमें आपको ये मेडुला ऑब्लांगेटा दिख रहा है, यही निगलने का केंद्र होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ हैं जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो हमारे शरीर में के हाइपोथाइलमस में, दिमाग में जो हाइपोथाइलमस होता है उसी के भाग में भूख, प्यास और तापमान का विनियमन होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का हाइपोथाइलमस जो होता है वो संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती की क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। चित्र में अभी मेडुला ऑब्लांगेटा का दिखाया था, फिर से देखते हैं। तो ये भाग जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि
शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो शरीर के मस्तिष्क के अधर भाग में स्थित होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्नलिखित में से उसके किस अंग के ऊतक के मर जाने से है? तो मस्तिष्क के मर जाने से उसका अर्थ है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किस से बढ़ती है? तो हृदय की धड़कन की गति जो है वो अनुकंपित तंत्रिका से बढ़ती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल की तैयारी करते हैं तो यूपी जीके का वीडियो यूपी स्पेशल के नाम से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप एक बार क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो रक्त में रेड ब्लड कार्पोसेल्स के बढ़ने से पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होता है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं या दो प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कहते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है और हीमोग्लोबिन के कारण इनका रंग लाल होता है और इनका व्यास लाल रुधिर कणिकाओं का 7.2 म्यू होता है। और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं से पूर्णतः भिन्न होती हैं और श्वेत रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें भरपूर मात्रा में लोहा पाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। सहतूत का फल क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सहतूत का फल सोरोसिस को सहतूत का फल होता है। अगला क्वेश्चन है। जीवों में डूबने से होने वाली मृत्यु के निदान में निम्नलिखित समूहों में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो डायटम जो है जीवों में होने वाली मृत्यु में डायटम निदान में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो लेग्यूम रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। अब ये लेग्यूम रूट नोड्यूल्स क्या होता है? तो जो पौधों की जड़ें होती हैं उसको रूट नोड्यूल्स कहते हैं। लेग्यूम्स का रूट नोड्यूल्स का मतलब है कि ऐसी पौधों की जड़ें जिसमें नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया उपस्थित रहती है, उसको लेग्यूम रूट नोड्यूल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है। रेगिस्तान पौधे आमतौर पर क्या होते हैं? तो रेगिस्तान में आमतौर पर गूदेदार और झाड़ियों वाले पौधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। अर्चेप्टेरिया का समूह किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है? तो अर्चेप्टेरिया
मीथेन के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी के बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पानी में जो घुला हुआ होता है उसको पीने से मानव के गुर्दे में पथरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है? तो बड़ी आंत से, मानव शरीर में बड़ी आंत से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल वे उत्पाद हैं जिसमें होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल वे उत्पाद इसमें पोषक तत्व और औषधीय प्रभाव होते हैं, उन्हें न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है, साइनोकोबाल्मिन क्या है? साइनोकोबाल्मिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। विटामिन बी जो होती है, विटामिन बी DNA और जीन को बनाने में और मरम्मत करने में सहायक होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, ये सब विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं। विटामिन बी मछली, अंडा, दूध और हरी सब्जियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब विटामिन की बात है तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना, और इसके स्रोत हैं पालक और हरी सब्जियां। पालक और हरी सब्जियों से विटामिन के की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट, किसमें अधिकतम आयरन पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आयरन हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा। और दूध और जो दूध, अंडे, ये विटामिन बी के स्रोत हैं। और फलियां जो होती हैं वे विटामिन के का स्रोत है। दूध और अंडे विटामिन बी का स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री का निर्माण किससे होता है? तो अधिकतर जीवों में 80% जीवित सामग्री का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन जो होती है वो दूध में, अनाज में पाई जाती है। और वसा जो होती है घी में, मक्खन में, और शुष्क फल जैसे अखरोट, बादाम, काजू आदि में भी वसा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में और शर्करा में, चीनी में विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में 2.5 गुना अधिक ऊर्जा होती है। और प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन पचने के बाद अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, अमीनो अम्ल में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में पैराथायरॉक्सिन हार्मोन जो है
तो रक्त कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो एस्ट्रोजन का उत्पादन फली के द्वारा किया जाता है। अभी बताया गया कि अंडे में विटामिन बी सर्वाधिक होती है, फली में विटामिन के अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का उपयोग आम को पकाने में, केला आदि को पकाने में एसिटिलीन का उपयोग कृत्रिम रूप से किया जाता है। रक्त होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रक्त जो है एक संयोजी ऊतक को रक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितने मिलीलीटर रक्त होता है? इसमें ये गलत टाइप हो गया है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 5.5 मिलीलीटर रक्त पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर के पीएच मान 7.4 होता है। एक्चुअली पीएच मान जो होता है वो 0 से 7 और 7 से 14 के बीच में होता है। 7 से पहले वाली संख्याएं जो होती हैं, 7 से पहले वाली जो संख्याएं होती हैं वो अम्लीय होता है, और 7 के बाद वाली जो संख्या होती हैं वो क्षारीय होता है। तो रक्त जो है वो क्षारीय है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े में, यकृत में और किडनी में, तीनों में होता है। तो इसका ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। एक्चुअली जब मनुष्य के शरीर की नसों में जब फैट जमा हो जाती है तो कृत्रिम रूप से रक्त के शोधन की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। डायलिसिस का चित्र इस प्रकार से है। डायलिसिस को हम इस प्रकार से समझेंगे। मनुष्य के शरीर की नसों में जब बहुत ज़्यादा फैट जमा हो जाती है तो एक मशीन की प्रक्रिया के द्वारा रक्त के शोधन को और फैट को कम किया जाता है, जो डायलिसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिलीलीटर होता है। तो प्रति 100 मिलीलीटर में रुधिर में 80 से 100 mg शर्करा प्रति 100 मिलीलीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg प्रति 100 मिलीलीटर में कितना होता है? तो रुधिर में ग्लूकोज स्तर 60 mg पर 100 ml होता है। तो 60 mg पर 100 ml होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। रुधिर की बात करते हैं तो रुधिर में पहला ब्लड बैंक जो है यूएसए में खोला गया 1937 में। पहला ब्लड बैंक अमेरिका में 1937 में खोला गया। मानव में खून की मात्रा जो होती है उसका कुल वजन 7% होता है। मनुष्य के शरीर की कुल वजन की मात्रा, खून की मात्रा का 7% होता है। और एक बूंद खून में 250 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। सामान्यतः स्वस्थ शरीर में खून जो है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खून दौड़ता है। रक्तचाप मापक यंत्र को स्फाइग्नोमोनोमीटर कहते हैं।